नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम एक मुलाकात में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन झा से। आप एक प्रख्यात लेखक भी हैं, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। प्रणाम डॉक्टर। नमस्कार। पूरे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है। ऐसे में आप डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ अभी जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं जो कुछ चल रही है, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हुए मतलब सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, हमारे देश के साथ एक समस्या है कि हमारा समाज परफेक्टिस्ट सोसाइटी नहीं है। किसी भी काम को हम बहुत शिद्दत से नहीं कर सकते हैं या करते हैं। स्वास्थ्य सेवा यहाँ की पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। जितने लोगों पर जितने डॉक्टर होने चाहिए या जितने अस्पताल होने चाहिए वो नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जबकि एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और ये पैंडेमिक बहुत ही खतरनाक है, अभी हम किसी तरह संभाले हुए हैं, लेकिन यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो परेशानी होगी। यहाँ इस बुरे दौर में भी हमारे पुलिस वाले हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, बाकी सब लोग जो हैं सब अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि हमले भी हो रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यहाँ एक भीड़ का मनोविज्ञान होता है और किसी भी मसले पर हमें देखते हैं कि भीड़ जमा हो जाती है और गैर कानूनी तरीके से काम करती है। ये एक मनोदशा है जिसको संभालना होगा। इसमें रोल आता है रूलिंग पार्टी का भी, विरोधी पार्टी का भी और समाज के जो भी समझदार लोग हैं सबों का। लोगों को ये जान लेना चाहिए कि ये बहुत कठिन परिस्थिति है और सरकार के लिए ये बहुत आसान नहीं है इसको संभालना। सरकार की सीमाएं हैं, उसके पास रिसोर्सेज कम है, उस पर भी जितना कर रही है सरकार वो कम नहीं है, वो काफ़ी है। इसमें यदि हम लोग भी सहयोग नहीं करेंगे और सेवा कर्मियों पर हमले करेंगे तो इसका परिणाम बहुत ही ख़राब होता है। इस लोगों को समझदार बनना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी पुलिस वाले हैं या डॉक्टर हैं आपकी सेहत के लिए ही काम कर रहे हैं, आपको ही बचाना चाह रहे हैं, और यदि आप ही साथ नहीं देंगे तो फिर तो आपकी मदद कौन कर पाएगा। डॉक्टर साहब, आप एक अच्छे लेखक भी हैं, बल्कि आपके दोस्तों को ये तय करने में मुश्किल होता है कि आप अच्छे डॉक्टर हैं या अच्छे लेखक हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो हैं अपने को एक नंबर पे डॉक्टर को रखते हैं या लेखक को? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ लिखने की इच्छा होती है और चाहत होती है। डॉक्टर पढ़ के बनता है आदमी, लेखक आप पढ़ के नहीं बन सकते हैं। इसके लिए इंस्टिंक्ट होता है और फिर उसको तराशने की ज़रूरत होती है। जहाँ आप लोग जैसे साहित्य प्रेमी हैं और प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, वहाँ मुझे फ़ायदा हो गया। शंकर मोहन जी हैं, तारा बाबू हैं, इन लोगों के सानिध्य में रह के मुझे साहित्य के प्रति लगाव हुआ और इन लोगों की प्रेरणा से ही मैंने लिखना शुरू किया था। इसलिए बेसिकली इंस्टिंक्टिवली मैं लेखक तो ज़रूर हूँ, व्यवसाय और शिक्षा की वजह से मैं डॉक्टर हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें आपने कही है कि जिसका विस्तार से विश्लेषण हो सकता है। तो इतनी गूढ़ बातें आप लिखते रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नज़र लोगों की नहीं आती। तो ये फिक्शन और थिंकर, बोले एक फिलोसफर भी वहाँ होता है, एक राइटर भी होता है, एक समाज को सही दिशा देना या सही समाज का सही स्वरूप लोगों के बीच में लाना। तो ये इतनी सारी बातें जो इतना आपके व्यक्तित्व में है, तो कैसे संयोजित कैसे करते हैं आप? बचपन में ही मुझे सोचने की आदत थी। लगता था कि ये दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, इस सृष्टि की रचना कैसी हुई, ये सब बातें दिमाग में आती थी वो जब मैं छोटा था। इधर मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट किताब पढ़ी थी और मैं विमल मित्र की किताबें पढ़ा करता था। तो उनके अंदर जो है ना कहानी कहने की शैली अलग है और मैं उससे ज़्यादा प्रभावित हूँ और उसी कहानी कहने
के क्रम में बहुत सारी बातें वे कह देते थे, जिसको साइको एनालिसिस हम कह सकते हैं, या दर्शन कह सकते हैं, या जीवन ज्ञान समाज ज्ञान कह सकते हैं। मैं उन दोनों से बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, लिखते हैं, समाज की कमियां देखते हैं, बदलने की तड़प भी आपके अंदर होती है, तो कभी कभी आप राजनीतिक पार्टी बनाने की भी बात करते हैं कि राजनीतिक पार्टी, मतलब इतनी पार्टियां हैं, उनको छोड़ के एक नई पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत लोगों के अंदर ये तड़प है। हर कोई एक आदर्श पार्टी की कल्पना करता है, लेकिन आदर्श पर चलते हैं लोग, लेकिन फिर जब इलेक्शन पॉलिटिक्स आता है ना, चुनाव जीतने की बात आती है, चुनाव जीतने की जिद जब आती है, तो उस आदर्श से समझौता करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग तो आएँ जो कि जीतने के लिए नहीं, लेकिन स्वच्छ राजनीति करने के लिए हैं, जिससे कि खुद जीते या नहीं जीते हैं, दूसरी पार्टियों पर इसका प्रभाव हो और वे लोग भी अपने आदर्शों पर चलें। जी, कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश में जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, संदेश देते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे एहतियात बरतें, क्योंकि अब तो तीसरे दौर में हमारा लॉकडाउन पहुंच चुका है। मैं बीमारी की गंभीरता को जान रहा हूँ, एहसास कर रहा हूँ, या एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 1918 में 2 करोड़ के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी इस देश में, स्पेनिश फ्लू जब आया था, और 2 साल में वो कंट्रोल हुआ था। तो जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है या हर्ड इम्यूनिटी नहीं तैयार होती है, तब तक हम लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए ना, आज ही शराब की दुकानें खुली और उसमें भीड़ लग गई। इस तरह से इस बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता है। आपको पहले सोच लेना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए था कि शराब की दुकानें खुलेंगी तो भीड़ होंगी। डोर टू डोर सर्विस, होम डिलीवरी, वो एक ऑप्शन था, यदि आपको आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है और बीमारी से भी लड़ना है। अच्छा, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तो इस शराब की बिक्री से तो टूटी, लेकिन बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें, जैसे मज़दूरों को लाना दूसरे प्रदेशों से, छात्रों को लाना, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो उनको तो लाना पड़ेगा, उनको कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए, सरकार का फर्ज ये होता है कि वो प्लानिंग कर लेती है और एक अंदाज़ा लगा लेती है कि हम क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं। क्या संभव है कि 40 लाख मज़दूरों को आप यहाँ ले आएंगे या एक समय में ले आ पाएंगे? यदि हम 2 महीने में लाते हैं धीरे धीरे, तो बहुत काम नहीं होता है। कहीं धीरे धीरे फिर तो डिपार्टमेंट्स खुलेंगे और इंडस्ट्रीज भी खुलेंगे। आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी वहीं। यहाँ फिज़िकल हेल्प से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसमें कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भाग लेना चाहिए था। क्योंकि वहाँ के जो मज़दूर हैं, उन्हें, मुझे नहीं लगता है कि वो आर्थिक अभाव होगा, क्योंकि यदि जो 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें 1-2 महीने का खर्च वो बचा के ज़रूर रखे होंगे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के अभाव में परेशान हो गए और वहाँ से भागना चाह रहे थे। कुछ सरकारों की गलतियाँ भी थीं, जैसे दिल्ली की सरकार ने आनंद विहार में भीड़ लगने दिया, अफवाह के कारण या प्रचार के कारण। योगी जी का नाम बहुत हो रहा है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कर दी लोगों को लाने की, बिना केंद्र की सहमति के। उसके कारण दूसरे प्रदेशों पर भी इसका दबाव पड़ा, दूसरे यहाँ के लोगों को भी दिक्कत हुई, और फिर एक तरह से समझिए कि ये अव्यवस्थित है पूरा। आप एक ट्रेन में 500-1000 आदमी ला रहे हैं, हमें तो 40 लाख लोगों को लाना है। इधर लगातार आपकी किताबें आ रही हैं, और सबसे पहले तो जो आपकी चर्चित किताब एंड ऑफ द आर्यावर्त, वो बहुत चर्चित भी रही है और राष्ट्रीय स्तर पे उसका सर्कुलेशन हुआ। तो अब उसके लेकर इतने बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, तो इसका कारण क्या है उसकी विषय वस्तु? ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यू ड्रामा है। कुछ इतिहास की बातें हैं और कुछ फिक्शन भी है, और इसमें ये मैंने दिखलाया है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं, पहले उसे कोई नहीं जानता है। छोटी छोटी घटनाओं का परिणाम बड़ा भयानक होता है। एक पृथ्वीराज की हार से ये हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया, और वो हार भी इसलिए नहीं थी कि वो जीत भी सकते थे। छोटी छोटी घटनाएं थी जिन लोगों ने इस हार का कारण बनी।
तो मैं ये दिखलाना चाहता था कि आज आप जो भी करते हैं उसका परिणाम आगे कितना भयानक होगा उसकी कल्पना आप नहीं करते हैं। आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे मनु का आगमन हो, चाहे साम्यवादी आंदोलन हो, उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है आप उसकी कल्पना नहीं करते। इसलिए वर्तमान में जो भी आप काम करें दूरदृष्टि रख के करना चाहिए लोगों को। जी, हमेशा इसकी कमी देखी जाती है कि हाँ। दूरदर्शिता लोगों में होती नहीं है। भाजों का कुनबा जो है, जितना आपने लिखा तो लगता है उससे आप संतुष्ट नहीं थे, कुछ छूट गया ऐसा लगा? क्योंकि भाजों का कुनबा पार्ट मैंने भाग 2 पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो इतना बड़ा समाज है कि कभी पूरी किताब हो नहीं सकती है, इसलिए इसका द्वितीय भाग भी मैं लिख रहा हूँ और करीब करीब यह समाप्ति पर है। और इसमें आप लोगों का सहयोग मिल ही रहा है मुझे। शंकर मोहन जी से आपको मालूम ही होगा कि उन्हीं की प्रेरणा से द्वितीय भाग जो है मैं पूरा कर रहा हूँ और ये तो चलते रहेगा। मेरा प्रयास है कि आगे वाली पीढ़ी के लेखक भी इस पर काम करें और लिखें। इससे समाज को देखने का ही मौका नहीं मिलता है, उसमें सुधार की भी संभावनाएं रहती हैं। अच्छा, भाग 1 पे जो साहित्यकारों की या आलोचकों की जो प्रतिक्रिया है, अगर थोड़ी देर उसको रोक के हम जो आम जो पंडा समाज है या आम आदमी जो है, आम पाठक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? आम पाठक की प्रतिक्रिया रही, लेकिन आलोचना तो होनी भी चाहिए। कुछ लोगों को लगा था कि आपने उसका नकारात्मक पक्ष क्यों रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं भी दे सकते थे, लेकिन जब भी कोई आदमी लिखता है तो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों को देना पड़ता है। हम यशोगाथा तो नहीं लिख रहे हैं, हम समाज का चित्रण कर रहे हैं, इसलिए लेखक के लिए ये संभव नहीं है कि वो एक ही पक्ष को उजागर करें। आपने बहुत सारी किताबें लिखी, मुझे लगता है 1 दर्जन के आसपास किताबें लिखी होंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि उनमें सबसे आपके हिसाब से पसंदीदा किताब कौन सी है? मेरे हिसाब से तो अश्वत्थामा मुझे सबसे अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ तक जनता की प्रतिक्रिया है, भाजों का कुनबा लोगों को बहुत पसंद आई, इसलिए तो मान लूँगा कि मैं भाजों का कुनबा ही मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अच्छा, भाजों का कुनबा की बात जब आई है तो भाजों का कुनबा जो है देवघर के का जो पंडा समाज है, आपने उन पर केंद्रित करके लिखा है। इसके पहले पंडा समाज के बारे में लिखित मुझे तो नहीं लगता है कि बाहर की दुनिया में लिखित कुछ किया हो। तो आप चूँकि उस समाज से खुद भी हैं, ठीक है, आप चिकित्सक हैं, तो इसको लिखने में आपको कितनी कठिनाई हुई या कितनी आसानी हुई? नहीं, लिखना बहुत मुश्किल नहीं था, सिर्फ सोचने की देरी थी। मैं ये चाहता था कि पंडा समाज के बारे में सही जानकारी लोगों को, लोग जो बाहर से आते हैं सिर्फ मंदिरों में देखते हैं या उनके प्रोफेशनल कार्य में देखते हैं, लेकिन उनके अंदर का समाज क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, इसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। कभी कभी तो उनको बड़ी अजीब स्थिति होती है कि वो सोचते भी हैं कि हम लोग ब्राह्मण हैं क्या नहीं। यदि उत्तर बिहार के ब्राह्मणों से पूछा जाए तो वो लोग हम लोग को ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं परिचय देना चाहता था और यहाँ की गहराइयों के बारे में सारी दुनिया को मालूम हो, ये मेरा उद्देश्य था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है, तो हर जो तीर्थ स्थान जो होते हैं और उनके तीर्थ पुरोहित जो होते हैं, उनके बारे में ज़्यादातर नकारात्मक जो है वो छवि एक बनती है। और निश्चित रूप से यहाँ के भी जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके बारे में भी इस किताब को पढ़कर बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं, जो एक के यजमान और तीर्थ पुरोहित के बीच जो अंतर संबंध जो होता है, और अच्छा उसको आपने बहुत अच्छे से उसको परिभाषित भी किया है। जो हमारा जो पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित है, वो सिर्फ पुरोहित नहीं है। एक अच्छे से आप बताएंगे कि क्या आपने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है? देखिए, आप कल्पना कीजिए आज से 200 साल पहले की, ना तो कोई धर्मशाला था, ना कोई होटल था, यहाँ तीर्थयात्रियों के रहने की कोई जगह नहीं थी। वो हम लोग उन्हें अपने घरों में रखते थे। जैसे ही आप किसी को घर में रखते हैं तो वो आपका पारिवारिक सदस्य हो जाता है। वैसी स्थिति कहाँ मिलेगी? क्या कोई आपको बाहर में कोई होटल मिलेगा जहाँ आपको एहसास हो कि हम अपने घर में हैं, जहाँ आपका अधिकार उस पर भी है और पंडा का भी अधिकार आप पर हो? यदि आप
उसको अपना घर मान लेते हैं, फिर कोई शिकायत नहीं होती है। आज अच्छे से अच्छे होटल में भी जाइए तो जनरली ग्राहक जो होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं, कभी कोई खामी नजर आती, कभी खामी। यहाँ हमारे पास ये फ़ायदा है कि जजमान को कुछ ख़राब नहीं लगता है, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहते हैं। जो हम लोग खाते थे वही वे लोग भी खाते थे, एक ही घर में खाना बनता था, उन लोगों के लिए बनता था, हम लोग के लिए बनता था। वो एक पारिवारिक माहौल जो है ना, कोई हॉस्पिटैलिटी सेंटर नहीं दे सकता है। और हम लोग उनके सेवक भी हैं और उनके पुरोहित भी हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है होटलिंग में और पंडागिरी में। लॉकडाउन 3 चल रहा है और हो सकता है कि ये बढ़े भी। तो ये जो इतना लंबा जो दौर चल रहा है, और मुझे लगता है कि इससे पहले आपने इतनी छुट्टी नहीं ली होगी या इतना आराम नहीं किया होगा अब तक के जीवन में, मुझे लगता है। तो अभी जो इतना आराम जो मिला है, तो क्या आपको कुछ और भी किताबें लिखने की इंस्पिरेशन मिली है, प्रेरणा मिली है? हाँ, मैं लिख रहा हूँ और लिख के ही समय व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अवसर शायद ही मिलता है। जब काम करता रहता हूँ तो लिखने का समय बहुत कम मिलता है। अभी पूरा समय मिल रहा है, तो अभी मेरी जो भी बाकी रचनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई थी उन्हें मैं पूरा कर रहा हूँ। अब नए की भूमिका भी तैयार हुई है दिमाग में? हाँ, वो तो पाइपलाइन में है, कई थीम है, उस पर भी काम करना है। अच्छा, जो सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, सरकार जितना काम कर रही है, तो केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है और जिला प्रशासन भी। तो ये जो योजनाएं जो चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सही है, खासकर एक चिकित्सक का अपना एक नजरिया होता है। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं मोदी जी, और एक खासियत इनमें है कि ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। हो सकता था कि सिर्फ जो काम है प्रधानमंत्री का वो करते, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया उन लोगों पर जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं और उसको प्रोत्साहित करने का काम इन्होंने किया। लोग शिकायत करते हैं पुष्पवृष्टि का कि बहुत खर्च हुआ, ये करना था, लेकिन अभी क्या जरूरी है, अभी हम उन लोगों को प्रोत्साहित करें जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन लोगों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए मैं सराहना करता हूँ अपने प्रधानमंत्री की। हमारे मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं जी, और इन्होंने भी जो फैसले लिए हैं, मैं उनके पक्ष हूँ। ज़रा सा भी कोई राजनीतिक बात नहीं करते हैं, सिर्फ काम की बातें भी कर रहे हैं, और उसका परिणाम मुझे लगता है कि अच्छा होगा। क्योंकि रांची में कुछ केसेस ज़्यादा हैं, इसकी कड़ाई इन्होंने जारी रखी है, ये इनका बहुत ही अच्छा स्टेप है। देवघर जिला प्रशासन की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है, लॉकडाउन को भी और लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि पंडा समाज, जो कि वो दलित समाज में नहीं आता है, उसके बारे में भी चिंता हुई कि इनका रोज़गार प्रभावित हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन ने मिलकर इनको भी मदद देने का फैसला किया। ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत सराहनीय है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो है मुस्लिम समाज में भी अच्छी पैठ है, जो आपकी बात सुनते हैं, आप उनके लिए बहुत काम करते हैं। तो अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें आप क्या उनसे कुछ अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है या फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करें? देखिए, फेसबुक पर जितनी बातें आती हैं उससे अलग भी दुनिया है, क्योंकि वो एक समझदार समाज है। यदि उनको आप कन्विंस कर देंगे तो वो बातें बड़ी ईमानदारी से उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा या सब लोगों से भी कहूँगा कि उनके विरुद्ध में नहीं लिखें, और मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि सऊदी अरेबिया से लेकर इंडोनेशिया तक सारे मुस्लिम देश भी उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, और ये सिलसिला तो लंबा चल सकता है, लेकिन वक्त की एक नज़ाकत है, वो से हमको ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन ख़त्म करने के पहले हम चाहेंगे कि आप उपन्यास कहानी तो लिखते ही हैं, गज़लें भी लिखते हैं, तो एक गज़ल या कोई गीत हमारे दर्शकों के लिए। कुछ लोग गंगा जमनी तहजीब पर प्रश्न लगाते हैं, उसी पर मेरी एक कविता है जी, जिसमें दिखलाया गया है कि उर्दू को आप हिंदी से अलग नहीं कर सकते। तो कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ।
यमुना को गंगा से अलग तो कर दोगे, फिर संगम कहाँ से लाओगे? कैसे करोगे मोहब्बत, हमदम कहाँ से लाओगे? ये कागज़, ये कलम और किताब, ये स्याही कहाँ से लाओगे? तबले के पास बैठोगे, उस्ताद कहाँ से लाओगे? कली कली झूम उठे वो गुलाम अली कहाँ से लाओगे? बचपन तो बीत जाएगा, फिर जवानी कहाँ से लाओगे? शादी में शमा बांध दे वो शहनाई कहाँ से लाओगे? राखा अल्लाह तो दूर हैं, बिस्मिल्लाह कहाँ से लाओगे? मुल्क की हिफाजत का जुनून कहाँ से लाओगे? इनकलाब कहाँ से लाओगे? जिंदाबाद कहाँ से लाओगे? और मैखाना भी झूम उठे वो जाम कहाँ से लाओगे? बच्चन जी को अमर कर दे उमर खयाम कहाँ से लाओगे? मुगले आज़म कहाँ से लाओगे? मधुबाला कहाँ से लाओगे? नौशाद के तराने नहीं रहेंगे तो रफ़ी के दिलकश गाने कहाँ से लाओगे? राज कपूर और राजेंद्र कुमार तो मिलेंगे, दिलीप कुमार कहाँ से लाओगे? नरगिस के बिना राज का वजूद क्या होगा? निम्मे के बिना महबूब क्या होगा? हर महफिल की शान सागर कहाँ से लाओगे? फिल्में तो बना लोगे, जॉनी वाकर कहाँ से लाओगे? दारा सिंह तो मिल जाएंगे, गामा कहाँ से लाओगे? सम्मा तो जला लोगे, परवाना कहाँ से लाओगे? मिसाइल मैन वो कलाम कहाँ से लाओगे? लाल किले पर परचम तो फहरा लोगे, पर सलामी सलाम कहाँ से लाओगे? बंगाल। चलिए, तो आप थे डॉक्टर एस.एन. झा। उन्होंने किस तरह से गंगा जमुनी संस्कृति को अपने शब्दों में उन्होंने पेश किया। तो दोस्तों, एक मुलाकात का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। फिर एक नए मेहमान के साथ अगली बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।